सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज जो है हम लोग 28 अगस्त का जितना भी है सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड द थर्ड शिफ्ट ऑल्सो। सो वी विल डिस्कस ऑल द थ्री शिफ्ट क्वेश्चन जो कि हमारा पूछा गया है आपका रेलवे के आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में। ठीक है, एज ए रिव्यू, एज पर रिव्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच क्रिकेटर वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2025? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर, रविचंद्र अश्विन। ठीक है, और वर्ष 2025 में कुल कितना पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 139, जिसमें से 7 है आपका पद्म विभूषण, 19 है आपका पद्म भूषण, 7 में आपका पद्म विभूषण, ठीक है, और 19 है आपका पद्म भूषण। ठीक है, और आपका 113 जो है पद्मश्री दिए गए हैं। ठीक है, अब पद्म भूषण जो साथ साथ दिए गए किनको किनको दिया गया है? ठीक है, जिनमें से 3 तो आपको मरणोपरांत आपका दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत किनको किनको दिया गया? एक तो आपका शारदा सिन्हा जी को जो कि बिहार से है, जिन्हें बिहार को किला बोला जाता है। दूसरा आपका जो है ओसामा सुजुकी, जो कि आपका सुजुकी का मारुति सुजुकी कंपनी जो था उनके ये चेयरमैन थे। ठीक है, ये ट्रेड इंडस्ट्री कहाँ का था? तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। तीसरा जो है आपका एम टी वासुदेवन नायर। ठीक है, ये लिटरेचर और एजुकेशन कहाँ से है? ये तो ये आपका केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बाकी जो 4 बचे हैं वो कौन है? तो इन्हें मतलब ये लोग जिंदा ही है मतलब। ठीक है, तो श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, देख सकते हैं श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी, इन्हें किस फील्ड के लिए दिया गया? तो मेडिसिन के लिए। किस कहाँ से बिलोंग करते थे? तेलंगाना से। फिर जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीप सिंह खेर, तो ये पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस फील्ड के लिए दिया गया? तो इन्हें पब्लिक अफेयर, और ये चंडीगढ़ से हैं आपके। फिर नेक्स्ट रहेगा वो हमारा श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये 8 से हैं जो कि गुजरात से आपका बिलोंग करते हैं। अब इसमें जो है टोटल किनको किनको क्या क्या मिला है? तो टोटल जो है 23 जो पुरस्कार इतना मिला है, तो टोटल 23 वुमेंस को मिला है इसमें, जिसमें से 10 विदेशी हैं, एनआरआई है, पीआई है, ओसीआई कैटेगरी के आपका लोग हैं, और 13 जो ऐसी हस्ती जिन्हें जो है मरणोपरांत टोटल पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है आयोजित जो हुआ था, तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो है हमारा ये कनाडा के आपका कनानास्किस अल्बर्टा में 15 से 17 जून तक ये आपका आयोजित किया गया था। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थीम क्या था इस बार का? तो थीम था आपका प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस थीम को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो ये जो है कुल जो है 2024 में 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से 3 कोचों को जो है नियमित श्रेणी से दिया गया था और 2 को जो है लाइफ टाइम श्रेणी से दिया गया था। तो सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, ठीक है, ये सब आपके नियमित श्रेणी से हैं, और संदीप सांगवान हॉकी से हैं, और लाइफ टाइम श्रेणी से आपका हो जाएगा एस मुरलीधरन बैडमिंटन, और अर्मांडो एग्नेलो फुटबॉल के लिए इन्हें दिया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था पैरा शूटिंग कोच वाज अवार्डेड, तो पैरा में कौन आ जाएगा? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पैरा शूटिंग कोच से ये है, इनका ये फील्ड है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सुभाष रैना। अब दीपाली देश पांडे किससे हैं? तो ये आपका निशानेबाजी से हैं। ठीक है, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं बट नॉट पैरा, और वो पैरा से आपका बिलोंग करते हैं, तो इन्हें भी मिला है। ठीक है, संदीप सांगवान को भी मिला, अर्मांडो एग्नेलो को भी मिला है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज हेल्ड इन, तो इसका जो है पहली महासभा असेंबली जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो हमारा न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, और ये कब किया गया था? तो आपका जून 2025 में किया गया था। यहाँ देखिए आपका बोला भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है IBCA की महासभा 2025 में जून में नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। ये अलायंस जो है की पहली महासभा थी, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुए, हिंद तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, और अगर आगे बढ़िएगा तो केंद्र पर्यावरण मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये चीज़ हुई है। तब से भी पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो आप बोलिएगा केंद्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। और कब किया गया था शुरू? तो ये आपका 2023 में शुरू किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो न्यू दिल्ली है। अगला सवाल, इन 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल जो होता है आपका वुमेन सिंगल मैच में किसने किसको हराया था? तो
मेडिसन कीज ने 2 बार की गत विजेता आर्यना सरबलेंका को फाइनल में हराया। ठीक है, मेडिसन कीज जो है आपका आर्यना सरबलेंका को हराया आपका। ठीक है, अब ग्रैंड स्लैम विलन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन कौन जीता। ठीक है, जेनिक सिनर जीता है आपका मेल में, और फीमेल आपका मेडिसन कीज ने जीता है, जो कि यूएसए से आपका बिलोंग करते हैं, ये आपका इटली से बिलोंग करता है। फिर फ्रेंच में आप कर बोल दे तो मेल में आपका कौन जीता है, मेल में आपका कार्लोस अल्काराज, और आपका फीमेल में आपका कोकोआ गॉफ। विम्बलडन में बोल दे तो विम्बलडन में भी जेनिक सिनर ने जीता है, और इधर फीमेल में आगिया स्वातिक ने जीता है। यूएस ओपन बोल दे तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है मेल में, और फीमेल में आपका आर्यना सरबलेंका ने जीता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई फॉर 2024 रिलीज इन फरवरी 2025 इंडिया रिसीव्ड ए स्कोर ऑफ। ठीक है, 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले थे। तो भारत को जो अंक था उसमें आपका 38 था, और टोटल कितना था देखिए क्या है, 2024 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार भारत का स्कोर 38 था, और उसका जो रैंकिंग था आपका भारत का हमारा 96 है आउट ऑफ 180। ठीक है, पैमाना सूचकांक जो है 0 से मतलब 0 हो गया अत्यंत भ्रष्ट, 100 मतलब बहुत स्वच्छ, तो समझिए कि लोएस्ट ग्रेड है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। ठीक है, देशों का रैंक जो है करता है। तो 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क जो है आपका पहले स्थान पे रहा, जिसका स्कोर 90 आउट ऑफ 100 था। अगले स्थान पे आपका फिनलैंड सेकंड पे, और थर्ड पे आपका सिंगापुर विथ 84। अब न्यूटन का पहला नियम को किस नाम से जानते हैं, तो ये तो कोई भी बोल देगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, इसे जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या समान गति से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, और गति के पहले के 2 नियम के 2 उदाहरण है, जैसे जब कार अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ब्रेक लगा तो आप आगे ही झुकते हैं, और एक मेज पर रखी किताब तब तक स्थिर रहती है जब तक वो उसे बाहरी बल ना लगाए। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज जो होती है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में वृद्धि, तापमान में कमी, या लंबाई में कमी। तो बताइए आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। सही उत्तर जो है आपका आपका तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, प्रतिरोधकता बराबर रो एल अपॉन ए होता है ना। मीन्स प्रतिरोधकता जो है किसी पदार्थ का क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आपका आंतरिक गुण है, जो कि धातुओं में मेटल्स में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं के कंपन बढ़ जाते हैं। इससे जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में रुकावटें बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि प्रतिरोधकता जो है आपकी बढ़ जाती है। रुकावट बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, रुकावट घटेगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो आपका धारा जो है बढ़ते चल जाएगा। प्रतिरोधकता जो होती है आपकी लंबाई में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर आपका निर्भर करती है। इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, तापमान में वृद्धि। अगला सवाल कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए आपका उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये जो है हमारा किसके खोज के लिए आपका उत्तरदायी था। तो हमारा परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग किया था तो पता चला था कि काफ़ी ज़्यादा जो जगह होता है वो एकदम खाली होता है, कुछ ही जगह जो है आवेश होता है। ठीक है, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं, विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का आपका थॉमसन। ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन का कौन किया था, और प्रोटॉन का कौन किया था, बताइए बताइए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन जो हुआ था। ठीक है, कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। मीन्स बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन बोल रहा है कि कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो आपका माइटोसिस में 2 होगा, मियोसिस में 2 होगा, माइटोसिस में 4, मियोसिस में 2। तो आप इसको किसको बोलिएगा, बोलिए। एक तो आपका माइटोसिस हो गया, एगो समसूत्री एगो अर्धसूत्री होता है ना। चलिए देखते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार पर आधारित संतति कोशिकाओं की संख्या जो है अलग अलग होती है। समसूत्री माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 संतति बनती है। मीन्स माइटोसिस जो है आपका 2 में टूटेगा। ठीक है, 2। ठीक है, जबकि आपका मायोसिस जो होता है, मायोसिस में 1 से जो है आपका ये इसमें 1 में टूटा, ये जो है आपका 4 में आपका जाकर जुड़ जाएगा।
ठीक है। जब हम एक फुटबॉल को लात मारते तो उड़ जाता है, लेकिन जब आप पत्थर को लात मारते हो आप ऊंचे हो जाते हो। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर जो है फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तुओं का जड़त्व जो है ज़्यादा होता है। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होता है, तो जड़त्व भी कम होता है, तो इसलिए हमारे किक से लगाएगा बल जो होता है उस पर कार्य करता है और इसलिए वो बड़ा विस्थापन दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में नहीं होता, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है, आपका मास उसका ज़्यादा होता है और उसका जड़त्व भी है, इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इस तरह का नहीं दिखाता। अब बोल रहा है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस NaSO4 के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आपका तो BaSO4 बन जाएगा और ये NaCl2 बन जाएगा। तो इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं और जिसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो अवक्षेप बनता है वो किस रंग का बनता है, तो ये आपका अवक्षेप जो होगा आपका व्हाइट कलर का बनेगा, सफ़ेद रंग का। और एनसीईआरटी में दिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बेरियम सल्फेट का जो है सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद ठोस और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2 आपका ऐसे टूटा। ठीक है। NaCl आपका जल में घुलनशील आपका रहता है, BaSO4 जो ये जल में अघुलनशील होता है, विलयन से एक सफ़ेद ठोस के रूप में ये बाहर निकलता है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 1 साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन। द्विखंडन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो बाइनरी फिजन आपका क्या है? बाइनरी फिजन जो है एक प्रकार का आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। जो कि एक कोशिकीय जीव, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका एमोबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। अब आपसे हम पूछ दे पैरामीशियम का खोज किसने किया था, तो पैरामीशियम का खोज आपका एंटोनी लेवोजियर ने करा था। एंटोनी लेवोजियर ने करा था। एमोबा का वो जो आगे पीछे घसकता है, फॉल स्वीट मूवमेंट जो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो हमारा स्यूडोपेडिया हो जाएगा। ठीक है। बैक्टीरिया आपका कैसा ऑर्गन है, तो ये भी आपका यूनिसेल्युलर है, सिंगल है। बाकी जितना फंगस वगैरह है वो हमारा डबल है, प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स में मतलब जो आता है। तो इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका जो है पहले अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। इसके बाद जो कोशिका जो है दो समान जेनेटिकली आइडेंटिकल भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब परिणाम स्वरूप एक द्विखंडन चक्र के बाद जो है हमारे पास टोटल 2 डॉटर सेल बनता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो कि हमारे नेचुरली ओकर होते हैं किस चीज में। एक मिनट। ठीक है। सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। इसको मतलब कि ये मतलब इसमें नहीं, इसके साथ ये नहीं होता है कि जिस जिंक के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो इस सब के साथ नहीं रहता है। ठीक है। सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है आपका मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, जैसा दे आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये धातुएं जो है रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील है, मीन्स लेस रिएक्टिव है, और हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे वे अपने शुद्ध मौलिक रूप में ही ये बनी रहती है। अब रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है साइंस में, ठीक है, तो इसका हो जाता है आपका रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब पौधों में जो स्वेलिंग आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है, तो आपका जो ये जो हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। मीन्स जब आपका शेल जो आपका स्वेल होने लगता है, फूल जाता है, तो ये ऑस्मोसिस होता है। ठीक है। और ये जान ही रहे हैं किस लिए होता है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं टर्जिडिटी। ठीक है। टर्जिडिटी दबाव के कारण पौधे सीधे और दृढ़ रहते हैं और आकार में परिवर्तन, स्वेलिंग दिखाई देता है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। इसलिए में पौधों में सूजन और आकार परिवर्तन का मुख्य कारण जो है ऑस्मोसिस है। ठीक है। और इसका जो रीज़न है वो क्या है और आपका किस प्रकार का दिखाता है, एक तो आपका हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है, एक आपका आइसोटोनिक हो गया, एक आपका हाइपरटोनिक हो गया। आपका एनसीईआरटी में दिया है ना, हाइपो में फूल जाएगा, हाइपर में पानी छोड़ देता है, इसमें पानी भीतर ले लेता है तो ये फूल जाता है। ठीक है। हिप्पोपोटेमस से याद रखिए, आइसो में जितना भीतर रहेगा उतना उसी के बराबर रहता है, बट ये बाहर इसमें ये श्रिंक करने लगता है आपका, और इसमें जो है आपका स्वेल कर जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इन जुलाई 2025 विच वर्जन ऑफ द मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ वाज डिप्लॉयड इन लद्दाख। 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन जो है लद्दाख में तैनात किया गया था, तो आकाश था। ये आकाश क्या था, आकाश प्राइम था।
ठीक है। जुलाई 2025 में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई 15,000 फीट पर जो है आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। आगे चलते, द अमाउंट ऑफ वायलेट लाइट्स डेविएशन व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म डिपेंड ऑन इट्स, किस पे डिपेंड करता है? जब आपका श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी वायलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा की किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है हमारा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ये आपका निर्भर करता है। प्रिज्म जो है क्या बोला, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी जो है प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर करता है। और अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के वेवलेंथ के साथ बदलते रहता है। तो बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है हम लोग जानते हैं सबसे कम होता है, तो ये ज़्यादा विचलित भी होगा, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। और आयाम जो है केवल प्रकाश की तीव्रता और चमक को प्रभावित करता है, विचलन को नहीं। समझे? इसलिए बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा जो है तरंग दैर्घ्य पर आपका निर्भर करेगी। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? आयाम जो होता है आपका तरंग में कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। जैसे ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है हमें, ठीक है। इसलिए ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस हो गया आयाम के सीधे अनुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाउडनेस, ठीक है। और ये जो होता है हमारा वेग, स्पीड और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ भी आयाम के सीधे अनुपाती नहीं होते हैं, ठीक है। ना ही इसका स्पीड होता है ना ही आपका वेवलेंथ होता है, ठीक है। अतः आयाम जो है ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस के सीधे समानुपाती होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। से कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है। दूसरा आपका प्रोलैक्टिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक है। यदि फर्टिलाइजेशन से पहले स्टिग्मा जो कि वर्तिका स्टाइल के शीर्ष पर होता है को हटा दिया तो क्या होगा? तो यही होगा कि साला होगा ही नहीं निषेचन, है कि नहीं। वर्तिकाग्र जो होते हैं हमारे स्टिग्मा फूल का वो भाग है जहां परागकण पोलन रंध्र पहुंचकर चिपकते हैं। यहाँ से परागकण जो होता है हमारा अंकुरित होकर परागनली पोलन ट्यूब में बनाते हैं और जो वर्तिका से होते हैं अंडाशय तक पहुंचती है। यदि निषेचन से पहले अगर हटा दिया जाएगा तो परागकण चिपके नहीं पाएगा, चिपकेगा नहीं तो अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा तो आपका परागनली नहीं बनेगा। परिणाम स्वरूप यही होगा कि आपको फर्टिलाइजेशन ही संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तिकाग्र को हटाने पर ना परागकण अंकुरित होंगे ना ही निषेचन आपका होगा, ठीक है। समझे? परागकण पहुंचेगा नहीं, निषेचन नहीं होगा। व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? तो क्या तापमान बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है कि लंबाई में कमी होता है? कि तापमान में आपका कमी होता है। आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि तापमान आपका वृद्धि होगा। अब बोल दे आपको व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपका एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच वैल्यू जो होगा आपका लेस देन 7 होगा। देखिए वीक बेस बनेगा प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड तो अभिक्रिया से जो है लवण बनता है और ये जो होगा एसिडिक होगा, एसिडिक हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। और वही बोल देता है आपका कि वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो आपका ये क्या बनता? पीएच जो है 7 से आपका ज़्यादा होता पीएच, ठीक है। तो ये सब है, देख लीजिएगा। हम चलें आपको हम दूसरा शिफ्ट का कराने के लिए, ठीक है। दूसरा ये आ गए हम लोग सेकेंड शिफ्ट पे। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट का चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। वन मिनट प्लीज। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्रीज रैंक्ड एट द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आपका कंफ्यूजन दिया है। डेनमार्क भी हर जगह रहता है, स्वीडन भी रहता है, फिनलैंड भी रहता है, ठीक है। तो इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पहला कौन सा रहा? तो आपका ये फिनलैंड जो है ये 8वें वर्ष पहले स्थान पर है,
डेनमार्क दूसरा आया है और आइसलैंड आपका तीसरा है। और भारत का जो रैंकिंग रहा है कितना है 2025 में, तो 118 है और 2024 में था आपका 126। तो कहीं ना कहीं इस बार कुछ ड्रिप डाउन हुआ है, तो इसका बेनिफिट कुछ मिलेगा। अब आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई राष्ट्र रैंकिंग जो है नेपाल की कितनी रही है, तो उसमें 92, पाकिस्तान का 109, म्यांमार का 126, श्रीलंका का 133 और बांग्लादेश का आपका 134। सबसे निचले देश में देखा जाए तो अफगानिस्तान रहा है 147। रैंक 147 देशों में से 118वां भारत का रहा। ठीक है। अब 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो ये जो हमारे हो जाएंगे आपके, कौन होंगे? तो ये होंगे आपके हमारे भूषण रामकृष्ण गवई, जिसे शॉर्ट में PR गवई जी जो है इस चीज का जो है पदभार ग्रहण किए थे। कब किए थे? तो 14 मई 2025 को। और ये भारत के कितने वाले बने हैं? तो ये 52वें बने हैं। ठीक है, नियुक्त किया गया था उन्होंने उसी दिन जो है शपथ ग्रहण की थी। और संजीव खन्ना 51वें थे, जिनको इन्होंने रिप्लेस करा है, जिनका कार्यकाल जो है 13 मई को समाप्त हुआ था। अब न्यायमूर्ति जो है BR गवई का जो कार्यकाल है कब समाप्त होगा? तो आपका 23 नवंबर को समाप्त हुआ है। और फिर जो नए जो आए हैं वो कौन आए हैं? तो उनके बाद आए जस्टिस सूर्यकांत। ये भारत के जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की टीम का पुरस्कार किस टीम को मिला था? वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। ठीक है, मीन्स ऑन 21 अप्रैल एट मैड्रिड विच टीम won द लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर एट द 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर C, विच इज द रियल मैड्रिड। ठीक है। अब विजेताओं की सूची में अगर आइएगा तो देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो मोंडो डुप्लांटिस, जो कि स्वीडन से आपके बिलोंग करते हैं, स्वीडन से। फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर तो साइमन बाइल्स, जो कि USA से आपका बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, तो ये रियल मैड्रिड स्पेन ने जीता है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर तो लामिन यमाल, जो कि स्पेन से हैं। फिर कम बैक ऑफ द ईयर ये रेबेका एंड्रेडे, जो कि आपके ब्राजील से हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपका जियांग उनान, जो कि आपके चाइना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये टॉम पिटकॉक, जो कि UK से आपके बिलोंग करते हैं। फिर स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड तो किक फॉर लाइफ लेसेतो से ये बिलोंग करते हैं। फिर आपका स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो कौन है, किन्होंने जीता? तो कैली स्लेटर, जो कि USA से आपका बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कॉरिडोर पर आवाजाही बंद कर दी गई थी, तो किस सीमा पे किया गया था? तो जो है हमारा वाघा अटारी बॉर्डर पर ये चीज को जो है निलंबित कर दिया गया था। और पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा जो है रद्द आपका कर दिया था, टोटली रद्द, खत्म, नल कर दिया गया था। ठीक है। अब बोल रहा है इन 2025 ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है हमारा 10 जनवरी 2025 को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो थीम क्या थी आपका? ये पूछ सकता है, ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अब नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया गया राष्ट्र? तो ये आपका हमारा 14 सितंबर को। और ये आपका कौन सा था? तो ये आपका विश्व था। ठीक है। By the end of 2025, the RBI has directed banks to migrate and connect with the which domain? ठीक है, तो किन्होंने किसको बोला है, किससे कनेक्ट करने के लिए RBI ने? तो RBI ने 2025 के अंत तक जो है बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिया है? RBI ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपना इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल को bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य रहेगा आपका ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जिससे ग्राहकों को जो है असली और नकली वेबसाइट के बीच अंतर करने में आसानी हो। अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक जो है, जो कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को नए बैंक.in डोमेन में जो है स्थानांतरित कर दिया। सबसे पहले यही किया। ठीक है, पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का। अगला सवाल, रिसेंटली crores of rupees in assets and cash were seized in Karnataka primarily by which agency? तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो आपका छापेमारी जो किया जाता है, ठीक है, ईडी ही करता है। ठीक है,
या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है, ठीक है। बट आपका ये कर्नाटका का हुआ तो आपका ये जो है आपका कर्नाटका के लोकायुक्त के द्वारा ये संपत्ति जो है जब्त की गई है। और 2025 का आपका 25 नवंबर को एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए 35.31 करोड़ की डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स को जब्त किया है। पिछली छापेमारी जो हुई थी आपका अक्टूबर 2025 में एक अलग अभियान में लोकायुक्त ने 12 अन्य सरकारियों के अनुमानित 381 करोड़ के मूल्य की संपत्ति जब्त की थी। सोचिए कितना हाई लेवल का करप्शन है। यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? तो सीरीज में जोड़िएगा तो 20 ओम हो गया, ठीक है। आपका आर इतना दे दिया है, भी बराबर 12 है, भी बराबर आई आर होता है, ठीक है। 12 बराबर 20 आई हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा, तो आपका 6/10 हो जाएगा, बराबर 0.3 एम्पियर होगा, ठीक है। गलती का 6/10 तो 0.6 एम्पियर, हाँ ठीक है, तो हम भी तो वही बना। अब वेयर इज एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन एटम, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका मौजूद होता है? ये तो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। परमाणु की संरचना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होते हैं जो कि नाभिक के चारों ओर ऊर्जा सेल्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अरे भाई मेरे, माय बैड, ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस? तो ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे अपर्चर बोलते हैं उसका, ठीक है। द outermost wall of a tree is primarily structure, cell wall is mainly composed of cellulose का आपका बना होता है, ठीक है, सेल्यूलोज। पेड़ की सबसे बाहरी भित्ति कोशिका भित्ति होती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन जैसे यौगिक होते हैं। यह परत कोशिकाओं की कठोरता और एक निश्चित आकार आपका प्रदान करती है। So hello guys, if you are new to this channel, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, तभी हम भी सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। विच इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट कंटेन फाइनल वेलोसिटी? तो v बराबर u प्लस ए टी पहला हो गया, दूसरा s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारिए, बात खत्म, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बायंड फोर्स के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु द्रव से आंशिक या पूर्णतः डूब जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला प्लावल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत यही बताता है कि किसी वस्तु का वजन जितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो और यह खोया हुआ भार जो है वास्तव में विस्थापित द्रव के भार के आपका बराबर हो जाता है, जिसे हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंट फोर्स वो फोर्स है जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबे हुए वस्तु पर आपका कार्य करता है। और इसका उपयोग कहाँ का करते थे हम लोग? सबमरीन में करते हैं, सबमरीन के डिजाइन के लिए, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोमीटर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्यूरिफाइड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन मीन्स आसन विधि से निम्नलिखित में हम लोग किसे शुद्ध किया जाता है? सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, मडी वाटर और आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड। तो आसन विधि से जो है हम लोग द्रव जैसे पानी या नमक का मिश्रण या कम क्वथनांक वाली धातु जैसे जिंक, कैडमियम, पारा को शुद्ध किया जाता है। तो इसके लिए आपका सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? साउंड इज नॉन मैकेनिकल, भाई साहब यही गलत हो गया। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यस इट्स रिक्वायर, ठीक है। उसे जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन 1 तो करेक्ट है नहीं, तो इसको काटिए। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि जो है अयांत्रिक
नहीं होती है, बल्कि ये मैकेनिकल वेव होती है। ये जो कंपन करने के कारण ये आगे बढ़ती है। ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये सही है, क्योंकि ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है, लेकिन वैक्यूम में नहीं चलती, इसलिए केवल कथन 2 सही है आपका। अब अगला जो सवाल है, वाई डू ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट नॉट ग्रो इक्वली, क्यों नहीं होता है? तो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट जो है हर जगह नहीं पहुंच पाती इसके कारण, ठीक है। क्योंकि पौधों में जो वृद्धि का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। और जब पौधों के सभी भागों में समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन जो है छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है, और इससे छाया भाग कोशिकाओं की अधिक लंबाई जो है एलोंगेशन होती है, पौधा जो है उसी दिशा में मुड़कर बढ़ता है, और इस घटना को हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती है। अच्छा, थीगोट्रोपिज्म क्या होता है, इससे आपका क्वेश्चन आया, बताइए थीगोट्रोपिज्म। फिर बताइए जियोट्रोपिज्म से बताइए पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इसे आप रिकॉल करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए था, ठीक है। अब व्हाट इज फाउंड व्हेन इथेन इज मिक्स्ड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, जब इथेन को ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट या उष्मा में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो इथेन जो है आपका एल्केन है, एथेन, ठीक है। इथेन आपका क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कि यूवी से एल्केन हेलोजन के साथ मुक्त अवस्था में प्रतिस्थापन रिएक्शन आपका देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब ये आपका रिएक्ट करेगा आपका C2H5Br प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के फॉर्म में आपका टूटेगा। तो आपका इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका इथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आपका टूटता है। ठीक है, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GACR 2025, विच सिटी इन इंडिया इज द लीडिंग स्टार्टअप हब? तो कौन सा है हमारा? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? तो ये हमारा आपका बेंगलोर हो जाएगा। यहाँ पर जो कि है ये आपका सबसे ज्यादा जो है आपका स्टार्टअप वाला आपका शहर है, ठीक है। वैश्विक रैंकिंग के अनुसार 2025 में बेंगलुरु जो है शहरों में 10वें स्थान पे है, कितने टोटल वर्ल्ड पोजीशन पे 10वां नंबर पे आता है, और इसकी विकास दर जो है लगभग 13.8% है, जो भारत का अग्रणी स्टार्ट शहर इसे बनाती है। अब सैन फ्रांसिस्को का देख सकते हैं, जो कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को आपका 19.9 है, न्यूयॉर्क आपका 25 है, लंदन 29.8 है, लॉस एंजलस 14 है, बीजिंग 25 है, बोस्टन 17 है, शंघाई 38 है, पेरिस है, फिर तेल अवीव इजराइल है 24, देन हमारा प्यारा भारत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज STD इज कॉज्ड बाय अ वायरस? तो HIV आपका वायरस है, ठीक है। टीबी टीबी तो आपका STD है नहीं, बट ये भी आपका ट्यूबरकुलोसिस आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया है, और गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये भी आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। तो तीनों आपका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। HIV का जो हम लोग टेस्ट कराते हैं उसे हम लोग कौन सा टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम HIV को पकड़ते हैं? तो उसे हम लोग एलिसा टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि एक विषाणु जनित यौन रोग है। मीन्स जब भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करिएगा तो ये आपको होगा। ये शरीर की जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। गोनोरिया जो है ये किससे होता है? ये आपका बैक्टीरिया से होता है। टीबी टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये STD नहीं है, ना ही आपका ये है, बट ये आपका बैक्टीरिया से आपका होता है। टीबी जो है कौन सा बैक्टीरिया? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसलिए सही उत्तर आपका HIV हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट हैपेंस टू सॉलिड फूड आफ्टर इट इज ईटेन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर सॉलिड भोजन का क्या होता है? तो खाने के बाद जो है इसका इंजेक्शन, सबसे पहले जो है हम लोग इसे खाते हैं, इंजेक्शन होगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर उसका एब्सॉर्प्शन होता है, फिर आपका उसका एसिमिलेशन होता है, फिर हम लोग उसको एक्सक्रीट करते हैं, इजेशन करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा? पाचन होगा, एज पर ये जो आपका सिक्वेंस आपका चलता है, ठीक है। इफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड, व्हाट इज द आउटकम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो आपका हेल्दी चाइल्ड आपका होगा, ठीक है। वो तो होगा ही, प्लस आपका नो इफेक्ट
तो इस पर ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, विच मेजर इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फॉर 100 कोस्टल एरिया फिशरमैन विलेज। तो भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों मछुआरों के गांव के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागरमाला, क्लाइमेट रिजाइलेंट कोस्टल फिशरमैन, नहीं। तो आपका स्मार्ट सिटीज मिशन, नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं। सागरमाला, नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मीन्स जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव। ठीक है, यह योजना जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना का एक आपका हिस्सा है। इसका उद्देश्य जो है देश भर में 100 मौजूदा मछुआरों गांव को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है। अगला सवाल, विच इंडियन फुटबॉल क्लब वॉन द 2025 कलिंगा सुपर कप। 2025 में हुए कलिंग सुपर कप में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज करा है? तो आपका ये जो मैच हुआ था कहाँ कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका फाइनल मैच जो है 3 मई 2025 को हुआ था, जिसमें आपका एफसी गोवा ने जमशेदपुर को 3-0 से हराया था। तो आपका जीतने वाला टीम कौन है, विनर, और आपका उपविजेता बोल दे तो आपका ये है हमारा झारखंड। ठीक है, इसका आयोजन जो है कहाँ से किया गया था? तो आपका कलिंग स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ऐसे सुपर कप के नाम से भी हम लोग जाना जाता है। ये अखिल जो है आपका भारत फुटबॉल महासंघ का द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। ठीक है, ये आपका अखिल भारतीय जो है फुटबॉल महासंघ AIFF के द्वारा आपका आयोजित जो होता है आपका नेशनल नॉकआउट फुटबॉल मैच टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। मीन्स आपका ये 5th एडिशन था, जिसमें कुल 15 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कुल 14 मैच खेले गए और एफसी गोवा ने दूसरी बार अपना खिताब अपने नाम करा। अब एफसी गोवा के जो आपके बोर्जा हेरारा है कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हें दिया गया। एफसी गोवा के बोर्जा हेरारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है जमशेदपुर के एफसी एल्बिनो गोम्स को चुना गया। एफसी गोवा के कप्तान आपके ओया ओनेदिया ऑन इंडियन और मुख्य कोच मरनोला मार्केस थे। सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, व्हेन स्विंग मूव्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। नहीं, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, काइनेटिक आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या बोला यार, पेंडुलम ही बोला है ना। ऊंचाई बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा और के आपका घटेगा, इसलिए सही कथन आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा आपका घटेगा। इसको डाउट है, ठीक है, इसका नहीं बोल पाएंगे। अब चलिए थर्ड शिफ्ट में चलते हैं, इसको रोकते हैं यहीं पर। अब थर्ड शिफ्ट का चलिए ख़त्म करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, एंड द थर्ड शिफ्ट इज हेयर। ओह माय गॉड, ठीक है। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? किसने जीता है बताइए। आप लोग तो जान ही रहे हैं, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कौन जीत रहा नहीं जीत रहा। तो कौन जीता? तो आपका जो थे कौन थे आपका मेडिसन कीज। ठीक है, विजेता जो है मेडिसन कीज जो कि आपका यूएसए से है, वो विजेता अरियाना सेवलेंका। और पुरुष में जो है आपका जेनिक सिंगल्स था, अलेक्जेंडर जर्मनी के जो कि आपका उप विजेता था। अब मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो आपका जो है बैठक जो है करेगा हमारा एक ही, समझे कौन है नीति आयोग का आपका हेड? तो आपका पीएम होता है तो नरेंद्र मोदी ही करेगा। और इसका जो है कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोग क्या बोलते हैं यार कि जो बैठक है, ठीक है, ये आपका भारत मंडपम जो कि बहुत था न्यूज़ में आपका 2026 में मई के समय में, जो बहुत सारे देश से G20 सम्मेलन का काफ़ी सारा बैठक मतलब हुआ था। वहाँ पे बहुत देश से आए थे ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं पीएम सीएम और भी जो आया था। तो जो अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और थीम क्या था? विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047। ठीक है,
आगे चलते हैं। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास भगदड़ मची जिसमें 11 लोग का मौत हो गया और 56 अन्य घायल हो गए थे? तो स्थान का नाम था एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जहाँ पे स्टाम्पेड हो गया था आपका। ठीक है, वजह यही था कि रॉयल चैलेंजर्स जो है काफ़ी 18 साल के बाद जीत दर्ज किया था आईपीएल में पहली बार, और परेड के दौरान जो है भीड़ हो गई, अफरा तफरी काफ़ी ज़्यादा, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट्स के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो उन्होंने जो है इनके लिए आपका ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने जो है मासिक रेडियो, देखिए मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड में की 1 फरवरी 2025 को केंद्र बजट में इसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है भारत के प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स का संरक्षण करना, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना है। यह मिशन जो है 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एनएमएम का आधुनिक रूप है। ज्ञान भारतम मिशन एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल संरक्षण परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करना एवं डिजिटलाइजेशन उसका करना है। अगला है आपका मिशन के तहत, इस मिशन के तहत एक राष्ट्र डिजिटल भंडार भी बनाया जाएगा जहां दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारत के ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। अगला है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में पांडुलिपि पहल के लिए वित्तीय आवंटन को 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिए हैं। आगे चलते हैं। अब छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के जो है डायरेक्टर कौन है? तो इसके जो आपको डायरेक्टर थे ये थे आपके लक्ष्मण उटेकर। इसके जो एक्टर थे वो कौन कौन थे? विक्की कौशल। ये फिल्म जो है आपका कब रिलीज हुआ था? 14 फरवरी 2025 को। अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ये जो है आपका दुबई यूएई में आपका हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन भी हुए हैं जैसे छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, यह अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अब ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट ये कब से कब चला था? तो 12 से 13 अप्रैल जो कि दुबई में आयोजित किया गया था। फिर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट ये 20 से 22 अप्रैल 25 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? तो किसे घोषित किया था? आपका एमएनआरई। ठीक है, मई 2025 में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो आपका मिनिस्ट्री है के सचिव ने घोषणा की कि कांडला जो गुजरात में है और पैराडीप जो कि उड़ीसा में है और तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु के जो बंदरगाह पोर्ट है को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना गया है। और ये घोषणा आपका 20 मई 2025 को रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर कौन सा शहर बन गया है? तो आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 की जारी की है? तो ये जो आपका 21 जुलाई को आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली की घोषणा 2025 की जारी की थी। ठीक है, अब भारत सरकार के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? तो ये आपका यूपी के आपके हमारे मिशन शक्ति के तहत हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना या समर्पित मिशन या शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगी। अगला क्वेश्चन, विच 2 बर्ड सेंचुरीज इन तमिलनाडु वेयर इंक्लूडेड एज रामसर साइट्स इन 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य जो है रामसर साइट्स को सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका सकरेकोट्टू एंड थरथंगल बर्ड सेंचुरी को शामिल किया गया है। अगला सवाल, 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? तो हमारे कोई नहीं, अपने नीरज चोपड़ा थे। अरशद नदीम ने तो 92 फेंका था जो आपका उसका चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, हमारे देश की जो हमारे गोल्डन बॉय हैं जो कि नीरज चोपड़ा
दोहा डायमंड लीग में इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंक कर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। नीरज ने फाइनल मुकाबलों में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर की दूरी भाला फेंका, और ये कहाँ फेंका, तो आपके दोहा डायमंड लीग में। और जर्मनी के लुइस वेवर ने 91.06 थ्रो के साथ खिताब जीता। ठीक है, 91.60 होगा और 91 है 06, ठीक है। Which Indian cities has issued India's first certified green municipal bond in अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया है? तो ये हमारे गाजियाबाद, ठीक है, के द्वारा जारी किया गया है। अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 150 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया था, जिसका उपयोग एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP, ठीक है, के निर्माण के लिए किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं हमारे कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी ने एक सत्र की अध्यक्षता की और स्वदेशी खेलों और एक भाषण दिया कि जिसमें मई 2025 में मुंबई में आयोजित हुए थे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे वेब्स बोला गया था, में कबड्डी के वैश्विक उदय और महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन, 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को फ्लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो इसका जो आपका हो जाएगा मोंडो डुप्लांटिस को आपको ये मिला है, ठीक है। वो उसेन बोल्ट के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाले दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, तो ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स? भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसे हम लोग भार्गव अस्त्र के नाम से जानते हैं। भार्गव अस्त्र जो है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए विकसित किया गया है। ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोनों का ये पता लगाकर 2.5 किलोमीटर से आगे के लक्ष्य को गाइडेड माइक्रो म्यूनिजन्स को नष्ट करता है और एक साथ 64 मिसाइलें जो है दाग सकता है। ये इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। फिर RBI से क्वेश्चन पूछा था कि मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट दर क्या थी? तो ये 5.5 थी, ठीक है। 6 जून को RBI द्वारा जो घोषणा किया गया था उसमें मौजूदा दर जो है 5.5 था और रिवर्स रेपो रेट बोलते तो आपका ये था 3.35। टू How many has the government of India increased the number of seismic observatories in 2025? तो अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की स्थापना के बाद से भूकंप बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है। 2014 में जो है करीब 84 इसके वेधशालाएं थे जो फरवरी तक अभी जाके अब डबल हो चुके हैं 11 साल में। अगला सवाल, विच अंडर द कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल what was previously not a punishable offense for child marriage? तो कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है, जिसमें धारा आपका 99A को जोड़कर बाल सगाई के प्रयास और तैयारी को दंडनीय अपराध बनाया गया है, जो कि ये पहले नहीं था। न्यूटन का संबंध बल से है, उस प्रकार दाब का संबंध किससे है? पास्कल से है। मीन्स न्यूटन जो है आपका किसकी इकाई है? तो फोर्स का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है, और प्रेशर का आपका इकाई होता है पास्कल PA। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइबोसोम। इट डाइजेस्ट ऑन सेल फॉरेन मटेरियल्स एंड ऑन सेल, मीन्स अपना ही कर लेता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया आप तो बोलिएगा पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसे और एक नाम से जाना जाता है। इसका अपना खुद का राइबोसोम होता है, सब कुछ इसका अपना होता है। इसको हम लोग अजीब गजीब कोशिका, अजीबो गरीब कोशिका बोलते हैं इसको, और किसे? इसको और क्लोरोप्लास्ट। अब कौन सी परत सूर्य की UV रे के किरणों से हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन, O3, ठीक है। तो आपका ओजोन लेयर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है कहाँ पे किस लेयर पे आती है? तो मुख्य रूप से आपका समताप मंडल में ये पाई जाती है, ठीक है। पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि, लंबाई, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए कौन सा ये है? तो आपका एपिकल, इंटरकेलरी, मेरिस्टेम। तो आपका आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाजित उत्तक, ठीक है। मोटाई में आपका लेटरल करता है, और कर्व्स नोट्स जो बड़ी वृद्धि करता है आपका इंटरकेलरी मेरिस्टेम। अब
पी प्लांट में टीटी इज क्रॉस्ड विद ए शॉर्ट प्लांट टीटी विच जनरेशन इज ऑब्टेन्ड। जब एक शुद्ध पौधे टीटी को एक शुद्ध बोने पौधे टीटी से क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 में जिसमें पौधे लंबे होते हैं, ठीक है, और F2 पीढ़ी जब किया जाएगा तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब F1 एक बार प्राप्त हो, अब F1 और F1 को मिलाइएगा तो आपका ये आपका F2 बन जाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा भूरे रंग की रश्मि गैस बनती है। रश्मि गैस कौन सी है? तो ये जो है आपका गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करती है वो ऑक्सीजन सहायता किया, तो आपका जो गैस बनता है वो कौन सा है? भूरी गैस आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनता है। जो भूरी है लाल रंग की गैस है, ये जलने में सहायक गैस है। पीबीओ का रंग हल्के पीले रंग का ठोस होता है। एक मिनट, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका साधारण नमक में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अभिक्रिया के द्वारा क्लोरो अल्कली प्रोसेस के द्वारा ये तैयार होता है। हमारा एक मिनट। सो गाइस चलिए लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, हाँ, अब बोला था इस क्वेश्चन में क्या कि साधारण नमक से NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? आपका वो होता है जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस के थ्रू आपका होता है। साधारण नमक जो है NaCl के जली होल ब्राइन का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपका NaOH के फॉर्म में टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर आपका एसिड हो गया, अल्कली आपका बेस हो गया, ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V बराबर W अपन W क्या है? किया गया कार्य बटे चार्ज। देख रहे हैं ना, भोजपुरी गाना बज रहा पूरा, बिहार शादी अगर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं टोटल? तो आप बोलिएगा 7 है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग विच प्रोसेस? तो कोलाइड विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो उसे हम लोग अपकेंद्रीयकरण के द्वारा, विच इज नॉन एज सेंट्रिफिकेशन। ये आपका NCERT के क्लास 9 का चैप्टर 2 में आपका दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग सेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। और एक आपका सेंट्रिपिटल होता है। सेंट्रिपिटल जो है आपका ये कैसा फोर्स होता है? आपका सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब भीतर की ओर, mv² बट्टे r। इन ए स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ पेशेंट हार्ट बीट्स रीच द डॉक्टर्स ईयर बाय विच प्रोसेस? तो हम लोग जो है उसे रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड्स की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग के डॉक्टर के कानों में पहुंचती है, प्रकाश उसके प्रवर्तन के कारण, और डॉक्टर सुनते हैं कि कैसा क्या पोजीशन है, हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोहे की जंग जो कि रस्टिंग होता है, लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग उसे? तो उसमें आपका अगर जिंक का कोटिंग चढ़ाना है तो गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, जिससे लोहे को ऑक्सीजन के रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गर्भ निरोधक विधि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? तो आपका ये है कॉपर टी इज व्हाट मैन। तो मेरे हिसाब से इसका जो हो जाएगा आपका गोली तो होगा दोस्त, ये होगा, ये तो बाहरी हो गया आपका, ये भी है, ये भी होगा। कॉपर टी भी कुछ एक प्रकार का होता है इससे रिलेटेड, ठीक है, बट श्योर नहीं है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं कहीं कुछ गलती हुआ है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, एंड आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए चैनल को आप जो है काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो बोलिए, आपको PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।